Hello everyone, how are you all? Hey guys, this is Nirbhay over here with another very important session on the paper analysis and the solution discussion of the slot 3 of your GTSC examination 2020. बच्चों कैसा रहा आप सभी का एग्जाम? सबसे पहले मैं सबसे बच्चों से पूछना चाहूंगा, हाउ वॉज योर एग्जाम? क्या सभी ने सेटिस्फैक्टरीली परफॉर्म किया या नहीं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ओवर हियर. और मैं देख रहा था कुछ बच्चों का शायद वो येस्टरडे उसे कल वो शायद कुछ एग्जाम नहीं दे पाए थे अपने स्लॉट 1 में या स्लॉट 2 में. देयरफॉर मेनी ऑफ यू हैव गिवन द एग्जाम टुडे ऑन स्लॉट 3. दैट्स ग्रेट. And just in case if you're not able to give the exam today in the slot 3, you can definitely, take up the test today once again at 8 p.m. in slot 4. ठीक है, that is the last slot as such for this phase of the GTSC, right? तो बच्चों जिन्होंने भी मिस कर दिया था, just in case, make sure that you get registered for that part. You get enrolled for the slot 4 exam that is going to be conducted today at 8 p.m. The link for registration and enrollment is present in the description of this particular video. Please make sure that you do that right away. ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं हमारे इस पर्टिकुलर सेशन की. स्लॉट 3 का पेपर एनालिसिस स्टार्ट करता हूं मैं. एंड एज ऑल ऑफ यू नो दैट आई एम निर्भय, सो आई विल स्टार्ट ऑफ विद द फिजिक्स पोर्शन बिकॉज मैं आपका फिजिक्स का मेंटर हूं, राइट? So starting off with the very first question, I believe so it was very simple to understand that a ball is dropped from a height of 10 मीटर. मतलब यहां पर ऐसा लेट्स से कि कुछ ग्राउंड है, ठीक है, यहां पर ऐसा कुछ करके ग्राउंड है और लेट्स से यहां पर एक आपके पास मैंने दे दी बॉल, ठीक है, मैंने आपको एक ये बॉल दे दी, ये ड्रॉप करी गई है इस पर्टिकुलर हाइट से जो कि है लेट्स से 10 मीटर की. अब ये रिबाउंड होगी, है ना. अब ये बोला गया कि रिबाउंड होती है टिल द हाइट ऑफ 2.5 मीटर ओनली. ये ऐसा यहां पर गिवन है, राइट? सो वी ऑल अंडरस्टैंड दैट दिस इस वाली हाइट की वजह से जो हाइट अटेन हो रही है 2.5 इज अगेन ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी विच द बॉल अचीव्ड ड्यूरिंग कोलिजन विद द ग्राउंड. और ये कन्वर्ट हो रही है आपकी पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में एज इट क्लाइम्स अप और एज मूव्स अप. ठीक है, तो कितनी एनर्जी हो जाएगी यहां पर? यू ऑल कैन कैलकुलेट इट बाय mgh1. ठीक है, और यहां पर कितनी एनर्जी होगी? mgh2 बोल देते हैं यहां पर. You already know that m is same, g is same, h1 h2 की वैल्यूज आपको पता है यहां पर. So it is a very simple part to understand that भाई यहां पर जो एनर्जी यहां पर जो बची है that is basically going to be 1/4 of the original energy over here at the top. क्योंकि 2.5 और 10 का वहां पर आप डिफरेंस वहां पर देख सकते हैं, राइट? So the correct answer of this question should be equal to what? The answer D over here. During the collision, लॉस जो हो गया एनर्जी का दैट विल बी इक्वल्स टू 75% ऑफ mgh2 जो इनिशियली जो टॉप पे पोजीशन पे एनर्जी थी, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी. दैट इज द परसेंटेज लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी. करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन. दैट इज अ डॉग बार्क्स इन द पार्क एंड हियर्स इट्स इको आफ्टर 0.5 सेकंड्स. तो सब लोग पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए. ऑल ऑफ यू रीड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन रीड द क्वेश्चन. पढ़ लिया है ना? चलिए अब देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है. लेट्स से कि ये एक वॉल है, ठीक है. फॉर एग्जांपल यहां पर एक वॉल है और आई माइट नॉट बी एबल टू ड्रॉ अ वेरी गुड डॉग ओवर हियर, बट अज्यूम कर लेते हैं कि ये कुछ ऐसा डॉग होगा, ठीक है. डॉग हैज बार्क्ड, राइट? और लेट्स से कि भाई मैंने यहां पर बोला दैट ही इज एबल टू हियर इट्स इको आफ्टर 0.5 सेकेंड की बात हो रही है. मतलब यहां से जो साउंड गई इट हैज रीच्ड बैक आफ्टर 0.5 सेकेंड. ये गई और फिर ये आई इन 0.5 सेकेंड. सो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द साउंड ओवर हियर टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस बिटवीन द डॉग एंड द वॉल? दैट इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ इट, दैट इज 0.25 सेकेंड. ठीक है, ये हमको गिवन है. अब निकालना था द डिस्टेंस बिटवीन द डॉग एंड द बिल्डिंग. तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? स्पीड इंटू टाइम कर दो, है ना. स्पीड इंटू टाइम कर दोगे, राइट? हाउ मच इज द स्पीड? दैट इज गिवन एज 346 मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज 0.25, दैट इज 1/4. ये आपको सॉल्व करना था, दैट्स इट. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, 86.5 मीटर्स. दिस इज व्हाट यू ऑल हैड टू सॉल्व. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट करेक्टली? कितने बच्चों का ये वाला आंसर करेक्टली आ गया था? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. जल्दी से बताएंगे किस किस बच्चे ने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था सही से. करेक्ट है. चलिए आगे देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज इफ द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस. मतलब यहां पर कुछ ऐसी बात हो रही है, कुछ इस तरह का ग्राफ होगा. लेट्स से कि ये है पोजीशन वाली बात,
ठीक है, ये पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं वाई एक्सिस में और ये है टाइम रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं एक्स एक्सिस में। और आपको जो ग्राफ बोला गया है दैट इज इट इज अ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ है, इस तरह का कुछ ग्राफ आपको रेड वाला लाइन में आपको ग्राफ मिल रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस ओवर हियर और द पोजीशन एक्सिस। तो यहां पर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है यार कि जो इंस्टेंटेनियसली बॉडी की पोजीशन चेंज हो गई है एट दिस वेरी इंस्टेंट, लेट्स कॉल इट एज T1 ओवर हियर। अगर मैं यहां पर देखूं तो इसकी इसी इंस्टेंट में पोजीशन ऑफ द बॉडी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। मतलब क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो काइंड ऑफ इनफाइनाइट हो जाएगी, ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पर। एक और चीज आप यहां पर देख सकते हैं, अगर आपको स्लोप के बारे में पता है दैट स्लोप इज काइंड ऑफ इनफाइनाइट ओवर है। स्लोप यहां पर जो हो रही है ना वो tan थीटा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है थोड़ी सी, यहां पर tan ऑफ 90 डिग्रीज इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, और यही होता है वेलोसिटी यहां पर, ठीक है। सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट ओवर है, मूव इट इज गोइंग टू मूव विद द इनफाइनाइट वेलोसिटी। अगर आपको tan 90 sin 90 cos 90 नहीं पता है, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। जो मैंने पहले लॉजिक बताया उस पर आप समझ सकते हो, ठीक है। वैसे आपको क्लास 10th में आ गए हैं आप, तो अभी आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी वेरी सून इफ यू आर एनरोल्ड विद द गोप्रेप कोर्सेज एज सच ओवर देयर, ठीक है। वहां पे ऑलरेडी शायद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो चुका होगा, राइट। सो यू कैन डेफिनेटली नो अबाउट दिस पार्ट, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, दैट सेज अ मैन वेइंग 60 kg runs along the rails with a mass with a velocity of 18 kilometers per hour and it jumps into a cart of mass 100 kg। तो सिंपल सी बात यहां पर है, पहली चीज तो ये कि यार हमको ये जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी दैट इज गिवन टू अस दैट इज 18 किलोमीटर्स पर आवर, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों इन मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखेंगे। 18 किलोमीटर्स पर आवर यहां पर गिवन था, राइट। तो मैंने इसको कन्वर्ट करूंगा तो इट विल बी 18 इंटू 5/18 मीटर्स पर सेकेंड, मतलब ये हो गया 5 मीटर्स पर सेकेंड। सिंपल सी बात यहां पर ये रही, ठीक है। सो नाउ इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट, भाई पहले देखिए सिर्फ था मैन, ठीक है, ये था मैन और ये है लेट्स से कार्ट, ठीक है। दिस मैन इज इज हैविंग अ मास ऑफ 60 kg, राइट, एंड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड, ये मुझे गिवन है, राइट। और ये भी पता है कि ये वाली जो कार्ट है इसका मास है 100 kg एंड इट इज नॉट हैविंग एनी वेलोसिटी एज सच, ये इनिशियल सिस्टम है। बट आफ्टर द मैन जंप्स तब क्या हो जाएगा, यहां पे देखेंगे, तब ये रही कार्ट और मैन आ गया है अब इस कार्ट के अंदर, ठीक है। मोमेंटम रहेगा कंजर्व्ड इन द इनिशियल सिस्टम, ये था मेरा इनिशियल सिस्टम और ये है मेरा फाइनल सिस्टम। फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम बिकॉज यहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ये चीज हमको ध्यान में रखनी थी। तो फाइनल मोमेंटम देखिए कैसे निकालेंगे, यहां पर फाइनली जो मास हो जाएगा इस सिस्टम का वो हो जाएगा 100 प्लस 60, दैट इज गोइंग टू बी 160 kg, ठीक है। और ये दोनों ही अब सेम वेलोसिटी से ऐसे मूव करने लगेंगे, सो लेट्स कॉल इट एज v। दोनों का वेलोसिटी यहां पर सेम हो चुका है, बस ये आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर इट इज गोइंग टू बी 60 इंटू 5, ठीक है, प्लस 100 इंटू 0, ये हो जाएगा आपका इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। 60 इंटू 5 इज द मोमेंटम ऑफ द मैन, 100 into 0 is the momentum of the cart. Why? Because cart is having zero velocity. Final momentum क्या हो जाएगा? It will be 160 into v. v is the common velocity of the man and the this cart over here. इसको आपको सॉल्व करना था and you had to get the value of this velocity over here. तो मेरे ख्याल से ये आपका आ जाएगा जो भी यहां से आपको सॉल्व करने पर आ रहा होगा, that probably is going to be your correct answer. मेरे ख्याल से आपका आ रहा होगा 60 into 5 upon 160, इसको आपको सॉल्व करना था बच्चों, ठीक है। Probably once you will solve it, you will get that your correct answer is going to be this one. Am I clear to everyone? क्या सबको ये चीज क्लियर है? ये आपका कुछ आ रहा होगा 300 डिवाइडेड बाय 160, तो इसको आप सॉल्व करोगे 1.875 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, देयर शुडंट बी एनी कैलकुलेशन इन्वॉल्वड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत अच्छा सा सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है ये, आपका क्लास 9 का ग्रेविटेशन चैप्टर का फैक्चुअल क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो, ऑल्दो इसके पीछे कंसेप्ट्स है, देयर आर रीजंस एज टू व्हाई वी से दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गोइंग टू बी द लीस्ट एट द इक्वेटर। व्हाई डू यू थिंक सो? बिकॉज सबसे पहली बात, इक्वेटर पे अर्थ का रेडियस सबसे ज्यादा होता है, दैट इज फर्स्ट थिंग। Second reason that comes into play over here is the rotational effect of the earth.
तो जो रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द अर्थ होता है उसकी वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है. सो दीज आर द टू रीजंस ड्यू टू विच यू कैन से दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द लीस्ट ऑन इक्वेटर. ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी. Moving on to the last question of the physics portion, that is a cylinder made out of wood floats vertically. ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था. I would want everyone to read the question carefully first of all. सब लोग पहले ये वाला क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा. Done? Take your time. You may pause your screen in order to read the question carefully. ठीक है, सब लोग क्वेश्चन को पढ़ने के लिए पॉज भी कर सकते हैं स्क्रीन को. And definitely like the video as well if you have enjoyed it so far. Definitely I would want everyone to subscribe to the channel and like the video if you have not done it so far. ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's discuss this question. तो सिंपल सी बात है, देखिए यहां पर लेट से मेरे पास एक ये बकेट है, ठीक है, एक ये कंटेनर है, और लेट से कि इसमें यहां पर कुछ ऐसे पानी मैंने भर दिया है. ब्लू कलर का मैंने ऐसे पानी भर दिया. ठीक है, ब्लू है पानी, पानी, राइट. तो मैंने ऐसे पानी भर दिया है और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक सॉलिड आयरन ब्लॉक है. ये एक सॉलिड आयरन ब्लॉक है इन दी रेड कलर. इसका 1/4 वॉल्यूम जो है वो सबमर्ज्ड है पानी के अंदर. 1/4 वॉल्यूम मतलब ये जो हाइट होगी ना, ये आप पार्ट देख सकते हैं, ये जो पार्ट होगा, ये जो पार्ट जो सबमर्ज्ड है, ब्लैक कलर से मैंने शेड कर दिया है, दैट इज 1/4 ऑफ द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द रेड कलर्ड ब्लॉक ओवर देयर. ठीक है, वुडन ब्लॉक जो है. तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखेंगे. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हाँ इसका आंसर आपका ऑप्शन सी है, बट मैं आपको एक और चीज बताता हूं. चलिए मैं एक और अच्छा सा फिगर बनाता हूं यहां पर. ठीक है, प्रॉपर फिगर यहां पर डिस्कस करते हैं, बनाते हैं. ठीक है, सो ये रहा मेरा ब्लॉक ओवर हेयर. सो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. नाउ इफ आई मेंशन ओवर हेयर कि चलो ये था पार्ट जो कि सबमर्ज्ड है ब्लैक कलर से, दिस वॉल्यूम इज V/4 वेयर V इज इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक. ठीक है, जो वुडन ब्लॉक है उसका टोटल वॉल्यूम क्या है, वो है हमारा V. तो फिर टोटल तो वॉल्यूम सबमर्ज विल बी इक्वल टू V/4. अब वी ऑल शुड नो ओवर हियर दैट द वेट ऑफ द बॉडी शुड बी इक्वल टू द बायंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट. ये चीज हमको ध्यान लगानी थी. यही जो होगा कंडीशन ऑफ द फ्लोटेशन ओवर हियर. अब वेट ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी. ये हो गया मेरा मास, ये होगी मास ऑफ द बॉडी. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय जी. सो mg, so this is going to be the weight of the body, density of the body rho b into v into g. ठीक है, this will be equal to the weight of the displaced liquid या फिर buoyant force. तो buoyant force कितना हो जाएगा, density of the liquid मतलब water multiplied by the volume of the displaced liquid, that is V/4 multiplied by G. ये आपको सॉल्व करना था और इससे आपको आंसर मिल जाएगा यहां पर होपफुली. ठीक है, यहां पर आपको आंसर यहां से मिलेगा, आप कैंसिल आउट कर सकते हैं सारी चीजों को. सो द डेंसिटी ऑफ द बॉडी विल बी काइंड ऑफ इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 4. ये आपका आंसर था प्रोबेबली, राइट. सो द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/4 द डेंसिटी ऑफ द वाटर. These were the, important 6 questions which you all have obtained in the slot 3 exam of the physics portion. Let's now move on to the chemistry portion. Hello and welcome all of you. आपका GTS का एग्जाम हो ही चुका है अब, राइट, एंड आई एम श्योर बहुत ही अच्छा रहा होगा. तो मैं आपके लिए केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस लेके आई हूँ फॉर स्लॉट 3 जो आपका GTS का एग्जाम हुआ है. सो आई एम योर केमिस्ट्री टीचर हियर एट गो प्रेप एंड माय नेम इज आकांक्षा खंडेलवाल गाइस. सो विदाउट एनी फर्दर अडू हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे केमिस्ट्री का सेक्शन को. जैसा आप आपको याद ही होगा कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये वाला था, techniques of separation of organic compounds can be employed for conducting the various tests, right? Concentration of alcohol blood में निकालने के लिए, see, obviously आप blood को distill नहीं करेंगे. Distillation is based upon your boiling point. You cannot do crystallization also again. Fine, because वहां पे आपको crystals के formation में चाहिए होता है. Obviously, the correct answer for this question was option C, chromatography. In fact, chromatography is one of the techniques जितने भी आपके organic compounds वगैरह test करने के लिए बहुत ही helpful technique है. So, the correct answer for this particular question was option C, chromatography.
Then the next question that you had was, for which of the following species Bohr's theory is not applicable? ठीक है, so I'm sure आपने ये चीज जरूर पढ़ी होगी that Bohr's theory is applicable only on one electron species. जितने भी species है जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन है उन्हीं में, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम हैज गॉट 3 इलेक्ट्रॉन्स बट यहाँ पे +2 चार्ज आने की वजह से इट हैज लॉस्ट इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो अगेन इट हैज बिकम अ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. सिमिलरली बेरिलियम में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. उसने क्या करा, उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है. फाइन. हीलियम ऑन द अदर हैंड, ओके, हीलियम ऑन द अदर हैंड, इस बेचारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स चले गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इट हैज लॉस्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें अब कितने हो गए, 0 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं. ठीक है, जिसकी वजह से इट वोंट फॉलो द Bohr's theory. So the correct answer for this question was option C. Then you had this very interesting question. In a given sample of compound, 9 grams of hydrogen and 42 grams of nitrogen are present. दूसरा एक और सैंपल लिया है, ठीक है, उसमें along with nitrogen 5 grams हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन, आपको बताना है नाइट्रोजन कितना है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको क्या करना है, नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन का बच्चा रेशियो निकाल देना है इसमें. ठीक है, सो लेट्स से मैं हाइड्रोजन इज टू नाइट्रोजन निकाल देती हूँ क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो हाइड्रोजन कितना है, 9:42, राइट. सो इट्स गोना बी 3:14. दैट्स द रेशियो दैट कम्स आउट. 3 से आप करेंगे, 3 3s are 9 एंड इट्स 14, राइट. अच्छा, अब इसी रेशियो को हम पुट करेंगे यहाँ पे. सो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, 3/14 इज व्हाट, इट इज द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन हियर इन सेकेंड सैंपल एंड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, सो कितना हो गया, बेसिकली आपके पास हाइड्रोजन कितना है, 5, नाइट्रोजन हमें x सपोज मान लेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है ये. So 3/14 is equals to 5/x. Once you solve, it comes out to be what, 5 into 14 divided by 3, right? इससे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी. So when you will multiply all these things together, okay, you would get your answer to be 70/3. ठीक है, 70/3 आंसर आ रहा है इसका, 70/3. So as you can see, so the correct answer comes out to be your option A, right, 23.3, क्योंकि 70/3 आएगा, so that comes out to be 23.3 grams. ठीक है, so this is how you should have solved this particular question. Okay, the next question was again a very interesting question that you had. ठीक है, इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास ये प्रोडक्ट बना है, इट्स अ केमिकल रिएक्शन गाइस दैट इज टेकिंग प्लेस. तो ऑब्वियसली मैंने आपको सबको ये चीज आपको पता ही है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जो सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो जाती है, वो आपके रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग है. लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट किया, उन्होंने क्या बनाया, वाटर बनाया. हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस, बट वाटर इज व्हाट, इट्स अ लिक्विड. तो प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो गई. ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है. ओके, सो इसमें पूछा ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन. यस, वाटर इज ऑलवेज H2O, हम उसे चेंज नहीं कर सकते. आई कैन नॉट राइट OH, I cannot write OH2, no, it's always H2O. So this statement is correct. The product so formed cannot be classified as a compound. बिल्कुल compound है. What is a compound? 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स से मिलके जो बनता है, जिसका एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है, राइट, लाइक वाटर, H2O, उसमें हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, दोनों अलग अलग है. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. The product so formed is an element. No, element is individual species. A element है और B element है, मगर AB, A2B जो बना है, that is a compound. So you can see आपका फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये तीनों के तीनों आपके गलत स्टेटमेंट्स हैं. So the question is asking you to find the incorrect. So option C is the right answer for this question. आई होप आपको अभी तक तो सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगे होंगे, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इन एन एटम आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इन द आउटरमोस्ट शेल. इफ इट वांट्स टू एक्वायर दिस नोबल कॉन्फिगरेशन, इट हैज टू एक्सेप्ट कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स से 2 6 है.
ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए 8 वुड बी द स्टेबल वन, राइट? या तो हमारे पास 2 कॉन्फ़िगरेशन आए, या 2-8 कॉन्फ़िगरेशन, या 2-8-8 कॉन्फ़िगरेशन आए, ठीक है अच्छा? सो 2-6 हमारे पास, लेट्स टेक, मैंने ले लिया है 2-6 है, ठीक है? तो 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज तो वो करेगा नहीं, बिकॉज वो बहुत डिफिकल्ट है इस तक पहुंचने के लिए. इनफैक्ट इट वुड एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो क्वेश्चन आपको कह ही रहा है कि उसे एक्सेप्ट करना है. उसने एक्सेप्ट कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, उस पर कितना आ गया, -2 चार्ज आ गया, ठीक है? माइनस इसलिए क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं, एंड कितने किए हैं, 2, तो -2 चार्ज. सो करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन. Then the next was a very interesting question जो हमारे घर में आजकल सब लोग बहुत यूज भी करते हैं, माइक्रोवेव का बहुत यूज है. तो उसमें अगर हमें पोटैटो को बेक करना है तो हम उसमें होल्स पोक कर देते हैं. एंड अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, कॉमन सेंस बेस्ड वाला क्वेश्चन था ये. द करेक्ट आंसर फॉर दिस वाज ऑप्शन ए. हम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है पोटैटो बर्स्ट कर सकता है, ठीक है? तो उसमें क्या स्टीम बन जाती है, तो इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एस्केप कर सके ताकि वो बर्स्ट ना करे आपका पोटैटो. इसके लिए आप माइक्रोवेव में हमेशा जब भी पोटैटो को बेक करते हैं वी पोक होल्स इन दैट. ओके, देन after this was very interesting, another question was there, amount of water produced by combustion of 16 grams of methane. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, बस इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था. इट वाज बेस्ड अपॉन योर मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है? सो अगर मैं रिएक्शन लिखती हूँ बेसिकली, वैसे ऐसे ना रिएक्शन के भी आप कर सकते हो, बट स्टिल आई एम राइटिंग इट फॉर यू पीपल. मीथेन है, इट इज सेज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन. सो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है ये, गिविंग यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. नाउ लुक हियर केयरफुली, यू नीड टू बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है? मुझे यहाँ पे कितना है, फर्स्टली आई नीड टू बैलेंस द इक्वेशन. सो मीथेन है, ऑक्सीजन है, एक कार्बन, इट्स बैलेंस्ड. हाइड्रोजन चाहिए 4, तो यहाँ पे 2 से बैलेंस मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया, 4 हो गया हमारे पास, ठीक है? ओके, देन यू हैड गॉट दिस योर कार्बन, यहाँ पे कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन, तो इसको भी मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो आई एम श्योर नाउ द इक्वेशन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड, राइट? ठीक बात है. अब आप देख सकते हो 1 मोल जो है एज पर द इक्वेशन, 1 मोल है मीथेन का, इट इज गिविंग मी 2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है? सो अगर मैं आई नो 1 मोल ऑफ मीथेन जो होता है गाइस, वो कितना होता है, दैट इज इक्वल टू योर मोलर मास. कार्बन इज 12, 4 into 1, दैट इज 16 ग्राम्स पर मोल के इक्वलेंट होगा, ठीक बात? तो 1 मोल कितना आ रहा है, 16 ग्राम्स आ रहा है, ठीक है? तो कितना हमें देगा, 2 into वाटर का कितना, 2 मोल्स, मतलब 2 into द मोलर मास ऑफ वाटर, 18, ठीक है? सो द आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन बी, दैट इज 36 ग्राम्स, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू वुड हैव सॉल्व्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, सो आई होप आपका केमिस्ट्री का सेक्शन बहुत ही अच्छा रहा है. द क्वेश्चंस वर प्रीटी सिंपल. ओके, नाउ अगर अभी तक आपने पेपर नहीं दिया है बच्चा, तो जल्दी से जीटीएससी का पेपर नेक्स्ट स्लॉट में दे दीजिए. ओके, द लिंक इज प्रोवाइडेड टू यू पीपल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑल्सो आप लोगों के लिए स्पेशली मंडे के दिन एक वर्कशॉप होने वाली है, तो सब लोग उस वर्कशॉप को जरूर से अटेंड कीजिएगा. फाइन. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इस केमिस्ट्री सेक्शन के बाद नाउ वील बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन, सो बी प्रिपेयर्ड. बाय बाय. हेलो बच्चों, दिस इज वीना यादव, योर बायोलॉजी टीचर. बच्चों, जीटीएससी एग्जाम का स्लॉट 3 का बायो का डिस्कशन हम लोग अभी करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड विद बायोलॉजी. फर्स्ट क्वेश्चन is on your screen. When food particle is engulfed via endocytosis, how does it get digested? कैसे डाइजेस्ट हो रहा होता है फूड पार्टिकल? तो बच्चों बेसिकली आपका फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है एंड वो फूड वैक्यूल आपका लाइसोसोम से मर्ज करता है, तब जाकर के आपका फूड डाइजेस्ट हो पाता है. तो करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन बी. द फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड एंड इज मर्ज्ड विद लाइसोसोम. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर द फॉलोइंग पर्पस. कैटल हस्बेंड्री में आप क्या क्या चीजें प्रोड्यूस कर पा रहे हो? तो कैटल के लिए बच्चों मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा होता है, एग्रीकल्चर वर्क में आप यूज कर सकते हो, मीट प्रोडक्शन में. बट एग्स आप कैसे प्रोड्यूस करोगे कैटल से? तो आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है. तो करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट वायरस इज नॉन लिविंग. बच्चे वायरसेस
outside the body of host they are non-living, inside the body of host they are living. तो अंदर में वो लिविंग के जैसे बिहेव कर रहे होते हैं, होस्ट के बाहर वो नॉन लिविंग के जैसे बिहेव कर रहे होते हैं. तो वायरस में सेलुलर मशीनरी नहीं प्रेजेंट होती है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ए सेलुलर एंटिटीज होते हैं आपके वायरसेस, राइट? दैट इज व्हाई दे आर योर नॉन सेलुलर. एंड इनको आप लोग क्रिस्टलाइज भी कर सकते हो, दैट ऑल्सो शोज दैट दे आर नॉन लिविंग, राइट? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. गर्थ और स्टेम, गर्थ मतलब डायमीटर, डायमीटर आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो? लेंथ इंक्रीज करने के लिए यू हैव एपिकल मेरिस्टम, यू हैव इंटरकैलरी, इन दोनों की वजह से आप लेंथ को इंक्रीज कर पाते हो. बट गर्थ में, डायमीटर में इंक्रीमेंट के लिए यू हैव लेटरल मेरिस्टम. करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन सी, लेटरल मेरिस्टम जो आपके गर्थ में इंक्रीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन. पेनिसिलिन बच्चों बेसिकली आपका इट ब्लॉक्स द पाथवे दैट हेल्प्स बैक्टीरिया बिल्ड द सेल वॉल. बैक्टीरिया जिस चीज से सेल वॉल को बिल्ड कर रहा होता है उसी पाथवे को ब्लॉक कर देता है, इसीलिए पेनिसिलिन इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है आपका पेनिसिलियम, राइट? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, राइट? करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन बी. Moving on to next question, which of the following statement is correct for karyokinesis? बच्चों समझो, दो टर्म्स होती है आपकी, वन इज karyokinesis, सेकंड इज साइटोकाइनेसिस. अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस, अगर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज karyokinesis. So it includes division of nucleus only. Correct answer will be your option C. The skin is devoid of scales in. स्किन में ऐसे कौन से स्किन इज डिवाइड ऑफ स्केल्स, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है? तो एम्फीबियंस में आपकी स्किन में स्केल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं. करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन डी. ऑलराइट गाइस, दिस इज फ्रॉम माय साइड. आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. What's up everyone? Hello everybody. Welcome to GoPrep channel for grade 10. This is me Avi Arora and आज हम बात करने वाले हैं GTSC के slot 3 के बारे में. So before I start with the solutions of all the questions, I want to know कि कैसा हुआ पेपर. सभी लोग मेरे को चैट में जरूर बताएं कि आप बच्चों को पेपर कैसा हुआ. Were you able to solve the questions? Lengthy था, easy था, टाइम प्रॉपर मिला कि नहीं मिला, क्वेश्चंस कैसे लगे? पेपर की डिफिकल्टी के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. फॉर मैथ्स पर्सपेक्टिव तो मेरे को ये बताना कि अभी तक जो साइंस का डिस्कशन हुआ है कितने बच्चों के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं. ठीक है, ये बात मेरे को जरूर सभी लोग कमेंट में बताएंगे. एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम बात करेंगे आज मैथ्स के. तो 21st से लेके 40th क्वेश्चन तक थे स्लॉट 3 में. वन बाय वन विल लुक इनटू ऑल द क्वेश्चंस एंड लेटर एट द एंड आई विल सी कि कितने लोगों ने GTSC स्लॉट 3 फोड़ा है, मेरे को बताना. ठीक है, चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे यार. विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स हैव अ लुक एट ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? इन द गिवन फिगर ADF इज अ स्क्वायर. चलेगा. ठीक है, 12 सेंटीमीटर इसकी साइड दे रखी है. G and H are midpoints, fine. And AD of AD, ठीक है. What is the area of triangle AG के? मतलब यार इसका एरिया पूछ रहा है. तो यहाँ पर इसको एक ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं. देखो ध्यान से, यहां से भी मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया. फिर यहां से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो जो मिड पॉइंट को मिलेगी, एक यहां से ऐसे ड्रॉ कर दो जो मिड पॉइंट को मिलेगी. नाउ इफ यू लुक इनटू इट, ऑल द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ये देखो, ये कॉन्ग्रुएंट इसके, ऑल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. सो कैन आई से कि इन सबका एरिया इक्वल होगा. सो लेट्स से दैट दे हैव इक्वल एरिया. नाउ हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? देयर आर 8 ट्रायंगल्स. सो एरिया ऑफ द एंटायर स्क्वायर दैट्स 12 स्क्वायर. डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट 8. तो 144 डिवाइड बाय 8 किया, यहाँ पर लिखा 164. कितने से जाएगा? 8 8 जा 64. तो आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. वी हैव टू सॉल्व दिस बाय इजी मेथड. तो वहां से मैंने किया, मेरे पास आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस आर इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट पास थ्रू सेंटर ऑफ ईच अदर. फाइन. तो लेट्स ड्रॉ द सर्कल्स फर्स्ट. ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के सेंटर से पास हो और दोनों का रेडियस कैसा दिया हुआ है? हमको सेम दिया हुआ है. रेडियस इज गिवन टू बी सेम फॉर बोथ द सर्कल्स. फाइन. चलो तो इसको ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं कि यार फिगर के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड. ठीक है, तो ये मैंने एक सर्कल्स ड्रॉ करे हैं 2.
यहाँ पर पहले कॉमन कॉर्ड में ड्रॉ कर रहा हूं ब्लैक पेन से, ठीक है, ये कॉमन कॉर्ड मैंने ड्रॉ कर दी, फाइन, ये कॉमन कॉर्ड हो गई, ये सेंटर है। तो यार अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन करोगे और यहां से इसके सेंटर से ज्वाइन कर दोगे और दोनों सेंटर्स को आपस में ज्वाइन कर दोगे तो उससे क्या फायदा हुआ, देखो ध्यान से, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉमन, ये 90, ये 90 एंड व्हाट दीज टू आर रेड है, ये भी इसके इक्वल है। तो आरएचएस से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। सो दिस एंटायर लेंथ, इसके लिए सर्कमफ्रेंस है और यहाँ सेंटर है, तो ये भी r/2 होगा, ये r/2 होगा। दिस लेंथ इज r, लेट्स से दिस इज x जो हमें निकालनी है, तो x निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। कैन आई से r square is x square by r/2 square? I'm solving all the questions from an objective perspective, time constraint के साथ। अगर आपको सारे questions करने हैं जल्दी जल्दी तो कैसे करोगे, तो r square is equal to x square plus x/2 square, that's x square by 4, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा, ये r है, सॉरी माय बैड, ये r है, यहां पर r कर दो, x स्क्वायर आ जाएगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 4 विच इज इक्वल्स टू √3 r स्क्वायर बाय 4, ठीक है। x स्क्वायर आ गया √3 r स्क्वायर बाय 4, अभी स्क्वायर रूट लेंगे, 3 r स्क्वायर बाय 4, मतलब कि x की वैल्यू है √3 r बाय 2, और हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, इधर x प्लस x, 2x की वैल्यू, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कितनी है 2x, दैट इज इक्वल टू √3 r, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आई गेस सभी ने सही किया होगा, थोड़ा सा लेंथी कह सकते हैं, एक बार के लिए कैलकुलेटर था, बट कॉन्सेप्ट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। अब इसमें देखो कैसे क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शंस का, कि बीसी की लेंथ दे रखी है, एंगल सी दिया हुआ है, एसी माइनस ए बी दिया हुआ है, बिल्कुल यार। अगर आप देखो कि यार बेस एंगल भी 30 है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, और डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड वन, तो ये ट्रायंगल तो डेफिनेटली बन सकता है। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। बेस एंगल्स, एंगल बी और एंगल सी के दे रखे हैं 105 और 90, लेट्स ऐड दीस टू, तो 105 और 90 जब आप ऐड करोगे तो 195 आएगा। हम जानते हैं सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180, और यहाँ पर 2 का सम ही 90 और 2 का सम ही 195 आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रायंगल 1 कैन बी कंस्ट्रक्टेड बट ट्रायंगल 2 कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही है, इसका हो जाएगा आंसर सी। आगे बढ़ते हैं, ट्रायंगल एबीसी, जिसमें AB की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, एंगल B is equal to 60 degrees is constructed, the difference between BC and CN. We have learned this property last year, that difference of two sides is less than third side. Difference of two sides will be less than third side, तो इसका आंसर हो जाएगा A। एक ही ऑप्शन ऐसा जो 10 से कम हो, कौन सा, 9.8, बाकी तो सारे 10 से बड़े हैं, therefore answer will be A. Next question, if perimeter of an equilateral triangle is x, so let's say side है A, ठीक है, तो perimeter हो जाएगा 3A which is equal to x, तो A की वैल्यू आ गई x by 3। Now area of triangle कितना होता है, √3 by 4 A square, A की वैल्यू है x by 3, तो √3 by 4 A x by 3 x square by 9, तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 x square by 436। दिस इज द आंसर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो गया, √3 by x square, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट वन, इफ r is the radius of a sphere, then the ratio of its surface area to its volume 4 pi r square 4 by 3 pi r cube, 4 pi cancel, r square cancel, वैल्यू आ गई 3 by r। इजी क्वेश्चन, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट 2 क्वेश्चन अगर आप देख छोड़ दो तो रिमेनिंग ऑल क्वेश्चंस वर वेरी इजी। अब वो कह रहे हैं 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है जिनका मीन 20 है, तो बताओ फर्स्ट टर्म जब मैं 5 से मल्टीप्लाई, तो लेट्स से फर्स्ट टर्म x है यार, x plus 1, फिर x plus 2, फिर x plus 3, फिर x plus 4, ये हो गया सम ऑफ टर्म्स। देयर आर 5 टर्म्स, डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 20। हमें क्या चाहिए, हमें 5x की वैल्यू चाहिए, कि मेक डू रिमेंबर वी नीड द वैल्यू ऑफ 5x, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली 5x आंसर आएगा। x plus x plus x plus x, 5 times x, there are 5x over here, so 5 times x
तो लिखा 5x. 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 5x plus 10. 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5 into 20 100. तो 5x की वैल्यू 90 डिग्री को लिख दिया, 5x की वैल्यू 90, x की वैल्यू नहीं निकालनी, 5x की चाहिए था, 90 हमारा आंसर हो जाएगा. C is the right answer. Next one. A coin is tossed 200 times, the following outcomes recorded. Head आया 112 times, tail आया 88 times. तो बताओ probability of getting a head. कितना इजी क्वेश्चन पूछोगे भाई, कितना इजी क्वेश्चन. 112 अपॉन 200, गेटिंग अ पॉसिबिलिटी फेवरेबल आउटकम हो जाएगी 112, टोटल आउटकम्स 200. लेट्स डिवाइड बाय 18. 18 से कैंसिल कर दो, सॉरी 8 से कैंसिल कर दो. फर्स्ट 32, 1 से किया, फिर 32 बचेगा 14. यहाँ पर 8 से किया 2, 40, 25, 14 अपॉन 25. इसका हो गया ऑप्शन बी. नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन क्वेश्चन इज x/2. If the probability of not guessing the correct answer is 2/3, मतलब कि अगर not guessing का 2/3 है, तो guessing right का आंसर है 1/3, जिसकी वैल्यू है x/2 के इक्वल, therefore x equals 2/3. Done. Easy question again. B. नेक्स्ट है x इक्वल्स रैशनलाइजेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है. x की वैल्यू 4 minus root 15, 1 upon x, that's 1/4 minus root 15, multiplied by the conjugate, that's plus 4 plus root 15, 4 plus root 15, that will be 4 plus root 15 divided by 4 का स्क्वायर 16 minus root 15 का स्क्वायर 15, 4 plus root 15. Let's add 4 minus root 15 plus 4 plus root 15. ये root 15 कैंसल हुआ, हमारे पास वैल्यू आएगी 8. डन. इजी क्वेश्चन अगेन. ठीक है. नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m and n so that x minus 1 and x plus 2 both are factors of this equation. ठीक है, दिस पॉलिनोमियल थोड़ा सा लेंथी जाएगा, दो इक्वेशंस बनानी पड़ेगी. लेट्स ट्राई टू फॉर्म देम क्विकली. तो x को पहले एक बार x को 1 पुट करना है, तो 1 पुट करने पे क्या आएगा, 1 plus 3m plus 1 plus n minus 18 equals 0. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो 1 plus 1 2, 2 minus 18 minus 16, तो 3m प्लस n इक्वल्स 16. ये होगी फर्स्ट इक्वेशन. अगली इक्वेशन फॉर्म करेंगे एट x इक्वल्स टू -2 पे. x की वैल्यू -2 पे पुट करनी है, तो -2 का क्यूब -8 प्लस 3m प्लस 1 -2 का स्क्वायर 4 प्लस x की वैल्यू -2, तो यहाँ पे प्लस को हटा देते हैं, -2x -18 इक्वल्स 0. तो ये -8 और इसको भी एक बार ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. 4 3 12 m प्लस 4 -2n -18 इक्वल्स 0. सिंप्लीफाई करके इस इक्वेशन को मैं यहां लिख रहा हूं. क्या आएगा देखो, 12m -2n, 12m -2n. यहां पर -8 और +4 और -18, तो ये हो गया -26 प्लस 4 -22 इक्वल टू 22 आ गया. 2 से कैंसिल करो, 6m माइनस n इक्वल्स 11. ये हो गई सेकंड इक्वेशन, ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन. तो इनको ऐड कर दो, ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2. 6m प्लस 3m इज इक्वल टू 16 प्लस 11. तो ये आ गया 9m इज 20. 9m is equal to 27, m is equal to 3. m3 आ जाएगा. there are two options. आप n चेक कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा m3 n7. ठीक है, आई गेस समझ में आ गया. थोड़ा लेंथी था. the entire session of mathematics, entire section of maths, I would say this was one of the most difficult questions, क्योंकि ये लेंथी था. इसमें 2 बार आपको एप्लीकेशन लगानी थी फैक्टर थ्योरम की. so yes, it was one of the good questions you could say. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको फर्स्ट अटेम्प्ट पे स्किप करने होते हैं, बट लेटर व्हेन यू हैव स्पेस, व्हेन यू हैव सम टाइम, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट फॉर इनिशियल पार्ट यू शुड हैव स्किप्ड दिस क्वेश्चन. फाइन. नेक्स्ट वन है phi and xi आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 7. तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, -7/2, और हमको सम प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस 5/2. तो ये हो गया -2/2 और -2/2 या फिर -1. इजी क्वेश्चन. ठीक है, बाकी तो इजी थे. तो आंसर हो गया इसका एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट. सबसे पहली चीज, एब्सिसा क्या होता है बच्चों, दिस इज x कोऑर्डिनेट. एब्सिसा इज द x कोऑर्डिनेट.
ना एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। अगर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? इट विल लाई इन द एक्स पॉजिटिव, या तो फर्स्ट में हो चलेगा, सेकेंड और थर्ड नहीं, गलत है, फोर्थ चलेगा। तो इसका आंसर हो गया डी। ए और सी लिखने की जरूरत नहीं है ना, इसका सीधे डी लिख दो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों चलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फाइन, नेक्स्ट वन, चूज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 0,4, 0,4, ये रहा 0,4 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये रही। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, साइड फेसेस ऑफ पिरामिड, वेरी इजी वन, ट्रायंगल्स, ऑल सारे के सारे क्या होते हैं? ट्रायंगल्स होते हैं। इफ अ व्हील हैज 6 स्पोक्स इक्वली स्पेस्ड देन फाइंड द मेजरमेंट। ठीक है, मतलब एक सर्कल है ऐसे करके, इसके अंदर 6 स्पोक्स है ऐसे करके, सब इक्वली स्पेस्ड है, सब एक से इक्वली दूर है। तो हमें क्या करना है? हमें ये बताना है कि बताओ इनके बीच में एंगल क्या है। तो देखा, लेट्स से एंगल इज एक्स, ठीक है, तो 6x इक्वल सम ऑफ द एंटायर 360 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 60 डिग्री, वेरी इजी, सिंपल क्वेश्चन, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट वन, इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 130 देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ अदर टू एंगल्स। अगर आपको एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स का एक क्वेश्चन याद है, याद करो, इस यहाँ पे क्या करते थे? ये A है, ये B है, ये C है, एंगल्स हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, राइट? ये है B/2, ये है C/2, ये एंगल 130 दिया हुआ है, ये एंगल 130 दिया है। लेट्स से ये एंगल x है, तो x प्लस B/2 प्लस C/2, ये मैंने B/2 और C/2 क्यों लिए हैं? क्योंकि ये BOCO क्या है? BOCO एंगल बाइसेक्टर्स है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। तो मैंने इसको B/2 ले लिया, इसको C/2 ले लिया, एंड दिस इज इक्वल्स टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसमें 1/2 अगर आप कॉमन लोगे तो एंगल B प्लस एंगल C बच जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C 180। नाउ वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है? 180। तो एंगल B प्लस एंगल C इज 180 माइनस एंगल A। लेट्स सब्स्टिट्यूट ओवर देयर। तो x प्लस 1/2 एंगल B प्लस एंगल C 180 था, वैल्यू पुट कर दो एंगल B प्लस एंगल C की, क्या हो जाएगी? 180 माइनस एंगल A, दैट इज इक्वल टू 180 अगेन। तो x प्लस 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करो, 180/2 90 माइनस हाफ एंगल A इज 180। तो वैल्यू क्या आ गई? x इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल A। ये क्वेश्चन हमने लास्ट ईयर लाइंस एंड एंगल से पढ़ा था, वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेरी फेमस क्वेश्चन। इसकी वैल्यू आती है 90 प्लस हाफ एंगल A कितना दिया हुआ है? 130। तो 130/2 65, 90 प्लस 65 कौन सा आंसर हो गया? 90 प्लस 65 155, आंसर विल बी डी। 38th क्वेश्चन, एंगल A, B and C of triangle satisfy relation B minus A। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। B को यहां ले जाओ, A को यहां ले आओ, तो 2B 2 एंगल B इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C। एंगल A प्लस एंगल C को लिख रहा हूं 180 माइनस एंगल B बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, 2 एंगल B 180 minus angle B, again that will be 3 times angle B equals 180 degrees. So angle B की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, सिंपल एज दैट। हो गया इसका आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, थर्ड थिंग, diagonals AC and BD of a parallelogram ABCD intersect each other at point O if angle DAC is 32। DAC आ रहा है 32, इसको ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल, पहले पैरेललोग्राम को, there's a parallelogram, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है, क्या नाम है? ABCD। ठीक है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O पॉइंट, चलेगा, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O। DAC is 32, DAC is 32, okay, this angle is 32 degree, AOB 70 डिग्री है। ठीक है, अगर ये 70 है, ये 32 है, तो अगर ये 32 है तो ये भी 32 होगा, ये 70 है तो ये 110 होगा। हमको ये एंगल निकालना है, लेट्स से x प्लस 110 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 180, x प्लस 142 इज 180, x आ जाएगा 180 माइनस 142 38 डिग्री। क्या आंसर ऑप्शन हो गया? सी, इजी वन, सही है। चलो नेक्स्ट है ABCD इज अ रोम्बस सच दैट एंगल ACB 40 है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले ड्रॉ करते हैं। ACB है कहां जरा देखें तो सही,
जनरली इन सब क्वेश्चंस में आपको बस यही दिक्कत आ रही है कि आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट? बाकी तो आई थिंक कुछ इशू नहीं आना चाहिए। ACB 40 कॉन्सेप्चुअली दे आर इजी, बट यस फिगर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कौन सा एंगल है, कौन सा निकालना है। ACB 40 या ADB निकालना है, ठीक है? दिस इज 40, दिस विल बी 40, वी नो दैट इन अ rhombus it divides the angle, ठीक है? ये 40 है तो ऑपोजिट एंगल सेम होता है, तो ये भी 40, ये भी 40, ये एंटायर 80 हो गया, तो ये हो जाएगा 100 और ये भी हो जाएगा 100। अब क्या निकालना है? ADB निकालना है, मतलब कि यहां से भी डायगोनल ज्वाइन करो तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा C, 50 डिग्रीज। ठीक है बच्चों, तो दैट्स ऑल इन द मैथ्स पेपर। आई होप सभी ने पेपर में मचाया होगा, पेपर को बहुत इजीली सॉल्व कर दिया होगा। अगर सॉल्व किया है, सेशन को करेंगे लाइक एंड चैनल को करेंगे सब्सक्राइब एंड डू लेट मी इन द कमेंट्स, वर यू एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, yes or no guys, and stay tuned for the next session, that is एप्टीट्यूड सेक्शन का सिलेबस, एप्टीट्यूड सेक्शन का डिस्कशन अभी बाकी है। सो एप्टीट्यूड सर विल कम एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज मी अवी अरोड़ा साइनिंग ऑफ। सी यू गाइस, बाय बाय एवरीवन। और हम बात करेंगे एनटीएससी फोर्थ स्लॉट के बारे में। आई विल सी यू गाइस एट द फोर्थ स्लॉट। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। हे दोस्तों, तो हमारे एप्टीट्यूड वाले पार्ट पे आ जाते हैं यार हम लोग, ठीक है? और इस एप्टीट्यूड वाले पार्ट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे हमको दिखाई दे रहा है, कंट्री और प्रेसिडेंट का रिलेशन जो होता है वही रिलेशन स्टेट का किस चीज के साथ होता है, ठीक है? ये हमें बताना है कि कंट्री और प्रेसिडेंट का जो रिलेशन होता है वही रिलेशन वी कैन से कि स्टेट का किस चीज के साथ होता है। तो आपको पता है नॉमिनल हेड ऑफ कंट्री क्या होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। तो नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। सही बात है ना? नॉमिनल हेड है ना, नाम के हेड, ठीक है? वैसे तो काम कोई भी करे भले ही, ठीक है? तो नॉमिनल हेड ऑफ कंट्री जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। सिमिलरली नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट विल बी द गवर्नर, ठीक है? सी आंसर विल बी करेक्ट। ओके, लेट मी मूव टू द अनदर क्वेश्चन। यहां पर यार कुछ ऐसे बोला है, गुणा का मतलब भागा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन साइन इज लाइक डिवीजन। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा है ना, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं? डिवाइजन लिख देता हूं, ठीक है? एक एक करके करते रहते हैं। डिवीजन का मतलब क्या लिखा हुआ है? प्लस, ठीक है? इसको मैं प्लस लिख देता हूं, ठीक है? यहीं पे लिख देते हैं। माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, माइनस जहां पे लिखा है वहां पे क्या लिख दो? मल्टीप्लाई। और प्लस का मतलब है माइनस। अरे वाह, बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है, ठीक है? ये लिख दिया हमने, क्वेश्चन में ही चेंज कर दिया। पक्का समझ में आ रहा है आपको? अब बॉड मास बदमाश रूल पढ़ा है आपने, ठीक है? बॉड मास, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होंगे, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा। मतलब पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 8, सबसे पहले आ गया, माइनस में 6, ठीक है? तो 20 और 15 कितने होते हैं? 45, ठीक है? 20 और 15 45 होते हैं ना हमारे। यार 45 हो गया यार, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? 15 इंटू 3 45, ठीक है? देख रहे हो ये क्या हाल है दूसरे क्वेश्चन में? तो 45 प्लस 20 65 होता है, तो 64 हो जाएगा। 19 है तो ये क्या हो जाएगा? 64 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 2 आ जाएगा। 2 बी इज द आंसर। पक्का समझ में आ रहा है भाई? सभी बच्चे को बोल देना एक बार, ठीक है? वीडियो है वैसे तो रिकॉर्डेड, आप बोल नहीं सकते, बट फिर भी बोल देना यार, ऐसा क्या है, ठीक है? तो आप देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। एक लड़के को इंट्रोड्यूस कराते वक्त एक लड़की ने बोला कि ये बेटा है इकलौती बेटी का फादर ऑफ माय अंकल की। ओहो, उल्टे से समझना शुरू करते हैं इसे, ठीक है? तो फादर ऑफ माय अंकल, अंकल के पिताजी, अंकल बोलते हैं चाचा, और चाचा के पिताजी क्या हो जाएंगे? ग्रैंड फादर, मतलब दादाजी। दादाजी है ना, ग्रैंड फादर हो जाएंगे, ठीक है? फादर ऑफ माय अंकल, तो ग्रैंड फादर की बेटी वो क्या हो जाएंगी? ग्रैंड फादर की बेटी क्या हो जाएंगी? मम्मी हो जाएंगी, है ना? ओनली मम्मी ही तो हो जाएंगी यार, ठीक है? मॉम ही तो हो जाएंगी। ग्रैंड फादर की बेटी, ठीक है? मेरे दादाजी की ओनली बेटी, इकलौती बेटी, मेरे दादाजी की इकलौती बेटी, वो कौन होगी? मेरी मम्मी होगी, ठीक है? उनकी जो बेटी होगी, तो उनका जो बेटा है, उनका बेटा क्या होगा? मेरा भाई होगा यार, और क्या होगा? मेरा भाई होगा, ठीक है? पक्का। तो आप और भी तरीके से कर सकते हो यार, ये रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसे बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या होता है? हम पैटर्न ढूंढने होते हैं ना, पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे नेचर में भी हमारे पैटर्न होते हैं,
ऐसे ही इसमें भी पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं। लाइक 9 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 27, पता लग रहा है ना हमें, वाओ। अब 27 प्लस 4 किया तो क्या आ गया 31। 31 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है, ठीक है, देख लो ऑड नंबर से मल्टीप्लीकेशन हो रही है, इवन नंबर जोड़ रहा है, और प्लस में 6 करो तो क्या आ गया 161। 161 इंटू 7 क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और प्लस में क्या करना पड़ेगा अभी 8, इसमें 8 जोड़ दो यार, ठीक है, 1135 आना चाहिए, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन लाइक कोडिंग, हमारा कोडिंग है, इसको इसके सुर पहचान। यार ये कुछ ना क्वेश्चंस मैं पहले से भी सॉल्व करके आया हूं, इसलिए अगर मैं जल्दी पहचान लूं तो आप ऐसा मत समझना कि मिरेकल कर दिया, देखो सच सच बात बता रहा हूं आपको। तो यहाँ पर 35 प्लस 48 50 40 कैसे हो सकता है, एक एक करके देखते हैं। चलो 3 अलग अलग चीजें ट्राई करो, इसको इंडिविजुअल यूनिट्स में तोड़ लो, ठीक है। इंडिविजुअल यूनिट्स में तो पहला स्टेटमेंट है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 8, ये कितना आ रहा है 20। 40 तो ये भी नहीं आ रहा। ऐसे अगले वाले में एक बार देखते हैं 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, ये कितना आ रहा है 5 और 7 12, 36 तो ये भी नहीं आ रहा। अगले वाले को भी एक बार देख लो 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 5, ठीक है, ये कितना आ रहा है 5 और 1 6, 6 और 7 13, 52 तो ये भी नहीं आ रहा। लेकिन 20 मल्टीप्लाई 2 40 होता है, 12 मल्टीप्लाई 3 36 होता है, 13 मल्टीप्लाई 4 52 होता है। वाह 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 वाह, मिल गया पैटर्न। अगली बारी में 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, मतलब 2 और 3 5 मल्टीप्लाई 5 25 होना चाहिए भाई आंसर, ठीक है, डी आंसर है जी। नाउ हमारे सामने 46 क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे है, इसको बड़े ध्यान से देखना है सभी बच्चों ने। यहाँ पे हमें हेल्थ नाम का एक वर्ड दिया हुआ है। अब इस हेल्थ नाम के वर्ड को की कोडिंग हमें दी हुई है, ठीक है, और वो दी हुई है GSKZDH, ठीक है। तो हेल्थ को यार जी से अगर हम रिलेट करें, फिर ई का एस से तो कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा है, सही बात है। फिर ए का हमारा के से यार, फिर एल का जेड से रिलेशन, मतलब नंबरिंग से करते हैं ना ये कोडिंग वाले क्वेश्चन, बट यहाँ पे नंबरिंग से या उनको नंबर असाइन करके मुश्किल लग रहा है यार ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो हम एक दूसरे तरीके से कुछ सोचें, पीछे से जरा देखो, है ना, इस हेल्थ वर्ड को रिवर्स ऑर्डर में एक बार देखो, इस हेल्थ वर्ड को एक बार रिवर्स ऑर्डर में देखिए कि क्या आता है, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर में अगर मैं इसी हेल्थ वर्ड को लिख दूं तो ये हो जाएगा HTLAEH, ठीक है। अब H का जो क्या होता है ABCDEFGH, इससे पिछला वर्ड क्या है G, इससे पिछला वर्ड S, KL, A से पिछला वर्ड तो Z ही होगा, ठीक है, लास्ट एकदम सर्किल अगर घुमा दे हम 26 लेटर्स का। E से पिछला वर्ड क्या होगा D होगा, और H से पिछला वर्ड क्या G। अच्छा, तो नॉर्थ का कैसे करेंगे, फिर नॉर्थ को कैसे करेंगे, पहले तो उल्टा लिखेंगे, जैसे HTRON, फिर H से पिछला वर्ड क्या हो जाएगा G, T से S, R से QR, O से आ जाएगा N, MNOP, ये आ जाएगा M, ठीक है। बी आंसर आना चाहिए यार, बी आंसर आ रहा है, गजब गजब। 47 क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन इसके लिए करेक्ट बैठ रहा है। अब ये इसका कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका ऑप्शन से बिठाना पड़ेगा। चलो एक एक करके ऑप्शन पुट करते हैं। यहाँ पे अगर ऑप्शन ए पुट करता हूं पहले मैं, ये मल्टीप्लाई होता, दूसरा वाला माइनस होता, ये डिवीजन होता, और ये इक्वल टू होता, क्या ये सही बैठता। तो 14 मल्टीप्लाई 7 98 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 10, क्या ये 9 के इक्वल आएगा यार, आ रहा है यार, पहला ही ऑप्शन आ रहा है यार, 90 बाई 10 9 के इक्वल आ रहा है, पहला ही ऑप्शन राइट बैठ रहा है, बाकी चेक कर लेना, राइट बैठ ही नहीं सकता अगर ये क्वेश्चन सही है तो ए ही आंसर है इसका ना। ऑप्शन से पुट करके देख लो, स्टार की जगह यहाँ पे पहले स्टार की जगह मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर डिवीजन, फिर इक्वल टू, जो ऑप्शन बैठ जाए फिट वही आंसर है। 48 क्वेश्चन पे आते हैं यार, 48 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे है जी। चलो आंसर तो बाद में देखेंगे, इसका पहले इसमें जो जो बोल रहा है वो करते जाते हैं। तो आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता है, ये रहा हमारा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में अगर हम ध्यान से देखें कि कैलाश जो है भाई वो हमारा नॉर्थ को देख रहा है। चलो यहाँ पे मान लिया कहीं पर भी होगा यार, कैलाश मान लिया यहाँ पर है, वो नॉर्थ को देख रहा है, और वो 25 किलोमीटर चलता है नॉर्थ में, 25 मीटर चलता है। चलो चल गया भाई वो 25 मीटर नॉर्थ में। यार थोड़ा सा इसे सही कर लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो वो नॉर्थ की तरफ 25 चलता है। वैसे हमें पता नहीं है यार, हमें इसे इन जनरल बनाना पड़ेगा। नॉर्थ की तरफ वो कितना चला, 25 मीटर चला, ठीक है।
और फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है, लेफ्ट मतलब इधर को ले लिया उसने, फिर कितना चला 30 मीटर चला, लेफ्ट यही हो गया ना यार। फिर वो राइट, उसका राइट क्या होगा, ऊपर को होगा यार, है ना, ऊपर को। अब पार्डन करना है यार, है ना, थोड़ा यार नीचे बनाना चाहिए ना मेरे को, ये यहां से 25 मीटर, यहां से 30 मीटर, ये नॉर्थ है। फिर इस साइड में क्या होगा अगर आप बनाओ तो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये वेस्ट होगा। और फिर यहां से उसने राइट लिया और 25 मीटर ऊपर को चला, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो नॉर्थ की तरफ चला वापस से। ही टर्न्स टू हिज राइट अगेन एंड वॉच 55 मीटर, ठीक है, 55 मीटर चलता है, मतलब 30 इधर गया था, 25 ऊपर गया, 55 अगर इधर गया तो मतलब इसके आगे कितना बचा, 30 और इधर गया वो, ठीक है, 30 सॉरी 30 सब्ट्रैक्ट कर लोगे, 25 इधर गया, ठीक है, 25 गया इस डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में गया, ठीक है, राइट। फिर देन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर वो अपने राइट टर्न लेता है। अब जब ऐसे है तो राइट टर्न लेगा तो फिर किधर को आएगा यार, इधर को आएगा, और मूव्स 40 मीटर, इधर को 40 मीटर चलती है, चलो जहां पर भी चला यहाँ पे। अब स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में, अगर आप ध्यान से देखो ना, डायगोनल हो जाएगा यहाँ से, तो ये किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से, ये डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट, और ये क्या है, साउथ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है यार ये वाली, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से, एक्चुअली वो थोड़ा नीचे होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, 40 मीटर मतलब और नीचे होगा वो, ठीक है, काफी नीचे होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन आएगी इसकी, ध्यान से इसका आंसर एक बार देख लें थोड़ा सा। आपने कुछ नहीं करना यार, आपने जो ये बोल रहा है फिगर बनाते रहो, जो ये बोल रहा है फिगर बनाते रहो स्टार्टिंग से। फिर जैसे ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये आपका साउथ है, तो अब जब फिगर बनाते रहोगे स्टार्टिंग पॉइंट से, तो यू विल सी कि आपका फाइनली ये वाली डायरेक्शन आएगी बस, ठीक है, अपने आप भी करना है भाई, खुद भी। अब ये यार ये खतरनाक नाम भी बहुत सही से रखे हुए हैं यहाँ पे, लालू, लालू की रैंक है 42, हामिद की रैंक है 19, नीचे से, लालू की रैंक ऊपर से, ठीक है ऊपर से। अब इनके बीच में 29 बच्चे हैं, तो एन की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब इसे सिंपल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं यार, ठीक है। एक लालू है, एक हमारा हामिद है, ठीक है। तो पहले तो ये बोल दो कि मान लिया इनकी क्लास में कितने बच्चे हैं, एन बच्चे, मान लिया इनकी क्लास में, हाँ दिया ही हुआ है, एन बच्चे, ठीक है। अब लालू की जो ऊपर से रैंक है, टॉप से रैंक है, ठीक है, टॉप से जो रैंक है वो है 42, ये 42 पोजीशन पे। हामिद की जो बॉटम से रैंक है वो कितनी है, 19, ठीक है। और इनके बीच में कितने बच्चे हैं, 19, ठीक है। लालू से इधर कितने बच्चे होंगे, 41, और हामिद से इधर कितने बच्चे होंगे, 18, सही बात है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक इक्वेशन बना के, भाई पक्का इतना क्या सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारे बच्चे बोल दो कि समझ में आ रहा है ना। इस वीडियो में कैसे बोलोगे यार, बट फिर भी थोड़ा सा बोल दो यार, ऐसा क्या है, ठीक है, थोड़ा सा आप बोल सकते हैं। तो यहां पर मान के चलते हैं कि हमें ये पता लग रहा है कि अच्छा लालू और इसकी वैल्यू इस तरीके से है ना, मान के चलते हैं, थोड़ा बहुत भी सभी बच्चों को पता लग रहा है, थोड़ा बहुत भी सभी बच्चों को पता लग रहा है। तो 19 इधर है, 18 इधर है, ठीक है। जी जी जी, क्या बना सकते हैं यार यहाँ पे, हम कैसे बना सकते हैं इसे, एक बार सोच लेते हैं। अब इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 41 इधर है प्लस 29 इधर हैं, इनके बीच में है, प्लस 18 प्लस एक 41 इधर है, 18 इधर है, सॉरी, है ना। बीच में कितने बच्चे हैं, 19 बच्चे हैं, 29 बच्चे हैं, 29, ठीक है। और लालू और हामिद को भी हमें जोड़ना पड़ेगा, नहीं इसको उनकी जरूरत नहीं है, यही तो होना चाहिए ना यार एन मेरे ख्याल से, ठीक है। तो 41 प्लस 29 ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 41 प्लस 29 वी कैन से। अच्छा, एक लालू और हामिद को भी तो जोड़ेंगे, इनको तो हमने काउंट ही नहीं किया ना यार, लालू और हामिद को भी तो जोड़ेंगे, सही बात है ना, लालू और हामिद को भी जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये 70 प्लस 20, ये हो जाएगा 20, 90 हो जाएगा यार, एन हो जाएगा हमारा 90 वी कैन सी, है ना, सी आंसर आ जाएगा इसका, तो आंसर सी आ रहा है, सही है, ठीक है। क्या समझ में आया है ना, सॉरी फॉर टेकिंग टाइम, फिर से मैं बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे हमारा लालू है, यहाँ पे हमारा हामिद है, लालू से पहले 41 बच्चे हैं, इन दोनों के बीच में 19 बच्चे हैं, इसके बाद में वी कैन से कि हमारे कितने बच्चे हैं, देयर आर 19 बच्चे, मतलब इसके बाद में 18 बच्चे होंगे, और लालू और हामिद को भी जोड़ लें तो 2 बच्चे और, इतने ही तो होंगे ना सारे बच्चे, 41 प्लस 2 प्लस 29 प्लस 18, यही तो होगा एन।
तो यही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, सबसे सिंपल क्वेश्चन है लास्ट। ये पेपर फोल्ड किया हुआ है यार, हमने पेपर फोल्ड किया है हमने। तो पेपर फोल्ड किस तरीके से होता है, अब इसी पेपर को अनफोल्ड करें तो यार यही सिंबल मिल जाएगा ना यहाँ पे। अब इसी पेपर को ऊपर ले जाएं तो यहाँ पर भी यही मिल जाएगा, इसी पेपर को ये यही मिल जाएगा ना, इसे पेपर फोल्ड करते हैं। तो ये तो सिंपल है यार, सी आंसर है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हमारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे। होपफुली बच्चों ने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। गो प्रेप ऐप के साथ जुड़े रहिए और इस नंबर पे पूछ के आप कोई भी अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वंडरफुल टाइम। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।